तो बेटा हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो अभी हम देखते हैं पहले मॉडुलस आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर्टी देखते हैं इन सबकी, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं अभी, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, आ जाए बेटा। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ये बात सिखाई है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? मॉड z का स्क्वायर। सिखाए मेथी, रिवाइज किया बेटा ये पक्का? ठीक है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो z अगर मेरे पास में x प्लस आयोटा y होता है तो z कॉन्जुगेट क्या होता है मेरे पास में? x माइनस आयोटा वाई। ये बात हमने सीखी है। हमने फिर ये बात भी सीखी है कि अगर हम z और z कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलता है। भाई इन्हें ऐड कर दोगे तो आयोटा वाई गया, तो क्या बचा? 2x, जो क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। हमने ये भी सीखा है बेटा कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? z होता है, ठीक है। क्लियर? तो अब आते हैं पहली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे कि मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर, मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लो, तो मॉड z का स्क्वायर क्या होता है बेटा? z इंटू z कॉन्जुगेट। क्या बेटा? z इंटू z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा? z1 प्लस z2, यहाँ पर आएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? ठीक है। एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट, एक बार इसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई किया तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। अब देखो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट मॉड z का स्क्वायर, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट मॉड z2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब सोचना, ये z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट है बेटा। ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है, मैं इसके ऊपर दो बार क्या लगा दूं? कॉन्जुगेट। तो एक ही बात रही, मतलब एक नंबर पे अगर आपने एक नंबर पे डबल कॉन्जुगेट मार दिए तो नंबर सेम ही रहेगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है। तो अब इसको मैं लिखूंगा मॉड z1 का स्क्वायर, मॉड z2 का स्क्वायर, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो भैया एक बार z2 पे कॉन्जुगेट। अब मैं इस कॉन्जुगेट को ब्रेक कर रहा हूं भाई। a इंटू बी पे कॉन्जुगेट क्या होता है? a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट। तो मैं इसको, ये वाले बार को ब्रेक कर रहा हूं, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर, और एक तो पूरा है ही। दो बार थे ना ये, एक को ब्रेक कर दिया, एक को ऐसे ही छोड़ दिया, सही है। तो अब ये क्या बना? मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर z1 z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा अब देखो ये क्या बन जाएगा? z1, ये क्या है? z2 बार, इस पूरे पे क्या है? तो अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर z मानता हूं तो ये मेरे पास क्या है बेटा? z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। क्या बेटा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। पता है ना बात? अगर ये एक नंबर है, ये इस पे कॉन्जुगेट, तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब हम बोलेंगे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट।
तो किसको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? आसान है, कुछ भी नहीं। अगर होता माइनस तो क्या होता? अगर होता माइनस तो क्या होता? तो कुछ ऐसा होता कि z1 माइनस z2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज z1 माइनस z2, फिर z1 माइनस z2 पूरे पे कॉन्जुगेट। बिल्कुल सॉल्व वैसे ही करता मैं, और मुझे बिल्कुल सेम प्रोसेस से मिलता z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। बेटा ये क्या आ गई हम पे प्रॉपर्टी सेकंड, ये आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये आ गई सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या आप लोगों को बेटा वो बात याद है जो मैंने सिखाई थी आपको एक बार, कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 है तो ये क्या बन जाता है बेटा? याद है आपको ये बात याद है? नहीं याद है? लिखवाई थी। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात? चलिए तो यहां देखते हैं। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में है वो कितना है? r1 cos थीटा 1 और आयोटा साइन थीटा 1। सिखाई थी पोलर फॉर्म या नहीं सिखाई थी? सिखाई थी बेटा। z अगर x प्लस आयोटा y है तो x की जगह पे आता है r cos थीटा और y की जगह पे आता है r साइन थीटा, जहाँ पे कि r होता है मॉडुलस। r क्या होता है बेटा? मॉडुलस। ठीक है, तो ऐसे ही z2 क्या होता है? r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात में भी? पक्का? अब देखो अगली बात, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, समझो ना अच्छे से, इसे मल्टीप्लाई करा तो पता है क्या होगा? ये तो हो गया r1 r2, मॉडुलस क्या हो गए? मल्टीप्लाई। और अभी मैंने आपको सिखाई बात कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं? प्लस। क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स? प्लस हो जाते हैं। मॉड क्या हो गए? मल्टीप्लाई। मॉड क्या हो गए? मल्टीप्लाई। और आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर है? सोचो मैं अगर यहां लिख दूं z1 z2 का कॉन्जुगेट, ये सारी प्रॉपर्टी लिखवा रखी हैं, तो ये जाएगा r1 r2। जब आता है ना कॉन्जुगेट तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस हो जाता है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है? थीटा है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस थीटा। क्या होगा बेटा? माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर? अब मुझे बताएं बेटा इसका रियल पार्ट कितना होगा? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? बताओ। रियल पार्ट सिर्फ r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इज मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, क्लियर? तो अब थोड़ा सा मैं जो प्रॉपर्टी पिछली थी उनको मॉडिफाई करूंगा। पिछले में मैंने सिखाया आपको कि मॉड z1 z2 का स्क्वायर बनता है मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, या फिर यही प्रॉपर्टी ऐसी बन जाएगी मॉड z1 z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है क्या बेटा, मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर 2 आ गया। बेटा इसकी जगह पे क्या आएगा? अभी क्या प्रूफ करा है मैंने? ये आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या आएगा इसकी जगह पे? 2 मॉड z1 मॉड
Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है, किसकी, सवाल की डिमांड क्या है। क्लियर? पक्की बात है कि सर के ऊपर से निकल रहा है ये, पढ़ के आए, रिवाइज करके आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर रिवाइज किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, या फिर बताओ क्या होगा, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको अब मैं एक बात समझा दूं ज्योमेट्रिकली, मान लीजिए ये आपके पास में रियल एक्सिस और ये आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है, Z1, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, अगला क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 आ रहा है, क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है। और मैं कहता हूं यार चलो, बल्कि इससे अच्छा रहेगा कि मैं समझाता हूं ऐसे तुम्हें। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अगर आ रहा है तो यहां से इसका जो आर्ग्यूमेंट है कितना है, थीटा 1, कितना है बेटा, थीटा 1, ठीक है। अगला मान लो यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 आ रहा है, इसका कुछ क्या माना अपन ने, आर्ग्यूमेंट थीटा 2, क्या माना भाई, ये कितना गैप होगा बताओ, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। अगर ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हुआ, कितना हो बेटा, 90 डिग्री बोल लो या क्या बोल लो, π/2, इसका मतलब इसको ज्वाइन करती हुई लाइन जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, क्या करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। इसका मॉड क्या होता, मॉड Z1, इसका मॉड कितना होता, मॉड Z2, तो ये वैल्यू कितनी होती, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता। ये क्या था, ज्योमेट्रिकल मतलब। अब मैं इसी बात को देख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर में, यहां देखो थीटा 1 माइनस थीटा 2 को मान लो 90 डिग्री, क्या मान लो, अब वैल्यू पुट करो, तो मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना। तो बताना मॉड Z1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0, क्या है cos 90, 0, तो क्या बन जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, पूरा 0 हो गया। तो क्या आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्लियर है। ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझ में आना चाहिए, क्या मतलब है, क्लियर। तो हम देख सकते हैं कि इफ π/2 डिफरेंस हो तो ये बन जाता है, यहां भी रख दो π/2, यहां भी रखो तो कितना हो गया, 0, तब भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अगली बात है, बताना मुझे कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो ये जो क्वांटिटी है
ये लेस देन इक्वल टू होगी किसकी बेटा, लेस देन इक्वल टू किसकी बेटा, लेस देन इक्वल, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या 1 से कम होगी, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या 1 से कम होगी। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, लेस देन इक्वल टू। भाई कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, 0 डिग्री पे, कॉस 0 1, उसके बाद तो क्या होती है, वैल्यू कम होती जाती है ना। साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम कितनी होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये जो मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर 2 मॉड z1 और z2, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्वांटिटी या तो इसके इक्वल होगी या फिर इससे लेस देन होगी। ये क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, सब बच्चे बात समझ गए। और ये हमको वैसे ही पता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लार्जर देन थर्ड साइड, है ना बेटा। अगर ये z1 है ये z2 है तो क्या होगी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर भी ना एक वेक्टर फॉर्म को शो करता है, देखो वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है। बताओ कैसे, ये मान लो z1 है, ये क्या मान लो z1 है, ये मान लो कितना है z2 है, यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या होगा z1 प्लस z2। तो अगर साइड एक ये है, एक ये है, तो एक ये नहीं, तो थर्ड साइड जो है, लार्जर साइड जो है, वो हमेशा दो साइड के सम से हमेशा लेस देन होती है। वह बना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बना ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। क्या बेटा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है बात, पक्का। इसे लिखें, फिर मैं अब क्वेश्चन करता हूँ इसके बेस पे। देखो बेटा, चेक करना रिकॉर्डिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2 और ये आपको प्रॉपर्टी दे दी है। ठीक है बेटा, ये आपको दे दिया है। और मिति अभी अपन ने सीखा कि z1 प्लस z2 का जो स्क्वायर है पुत्र, वो होता है मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड z1 मॉड z2 कॉस θ1 माइनस θ2। अभी इसी काम नहीं है, ये होता है। ठीक है, अच्छा आप सोचो मुझे दोनों से स्क्वायर हटाना है, तो पता है यहाँ मेरे सामने क्या बात आने वाली है, ऐसा आने वाला है कि θ1 माइनस θ2 अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो वहाँ से मुझे इतनी बात मालूम है कि cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1। क्या होता है cos 0 1। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड z1 मॉड z2, क्योंकि भाई cos 0 कितना हो चुका है 1 हो चुका है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 मॉड z2 पूरे का कितना बेटा स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो मॉड z1 प्लस z2 इज मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ऐसा कब होगा, जब इनके बीच में एंगल कितना हो 0 डिग्री। क्या एंगल के बीच में बेटा 0 डिग्री का एंगल आ जाए। ठीक है, तो जब एंगल मतलब θ1 और θ2 आपस में इक्वल आ जाए तभी ये पॉसिबल है। θ1 कितना बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और बेटा ये कितना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2।
ठीक है, समझे? टफ तो नहीं लगा? सेम अब देखो यहां पे वो बात अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली दिखाते हैं। अब यहां आपको दिया हुआ है सवाल में कि मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। ठीक है पुत्र, ये अब देखो फॉर्मूला पूरा का पूरा क्या होता है कि 2 मॉड z1 मॉड z2 और cos θ1 माइनस θ2। तो बेटा मुझे ये बात समझ में आ गई, जब ये टर्म हट जाएगी तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। अब ये टर्म मिति कब हटेगी? जब ये कितना एंगल हो जाए 90 डिग्री। फिर cos 90 कितना होता है 0। भाई ये टर्म 0 कब होगी? जब कितना होगा cos 90। इसका मतलब बेटा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है बेटा, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए π/2। क्या हमने ये सीखा है फॉर्मूला कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 बोल रहे हो तो इसको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बोल सकते हो। अगर मल्टीप्लाई में तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में आर्ग्यूमेंट्स माइनस हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। तो किसके इक्वल आ गया बेटा? ये π/2 के इक्वल आ गया। अब एक काम करते हैं, समझने के लिए z1 बाई z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं। भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या आएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा z। उसे मैंने क्या मान लिया? x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब कि थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या लिखवाई गई है जयंतिका? y/x। अब y/x ये कितना एंगल आना चाहिए? ये एंगल क्या आना चाहिए? π/2। क्या आना चाहिए? π/2। एंगल π/2 tan में कब होता है बेटा? tan 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आता है? जब अपॉन में क्या रहा हो? 0। तो अपॉन में क्या रहा हो? समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये z1 बाई z2 जिसको आपने z माना उसका रियल पार्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 0। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 क्या आएगा? 0। समझे? ठीक है, ठीक है ना। मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनके आधार पे हम क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। अब उसने पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसके निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बेटा एक बताएंगे मुझे बात कि जो मॉड z प्लस 4 है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। क्या आपको मैंने आज ही कहा कि मॉड z1 प्लस z2 लेस देन होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 से? सिखाया आपको मैंने आज ही। बेटा ये जो आपको निकालना है ना, इसको आप पकड़ें और इसको ब्रेक करना है उस फॉर्म में जिसमें आपको गिवन है, जिसमें गिवन है। गिवन क्या है मुझे बेटा? z प्लस 4। तो सिर्फ z प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, तो अब मैंने कुछ ऐसा मान लिया कि ये मेरे पास हो गया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और -3 मेरे पास क्या है? दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये z1 है, ये z2 है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा? z1 का मॉड और z2 का मॉड। -3 का मॉड कितना होगा? 3। ये कितना आया था? 3। तो बेटा मॉड z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू कितना है बेटा? 3 प्लस 3 जो कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब मॉड z प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? लेस देन इक्वल टू ये कैसा आया? कैसे आया भाई? 1 को क्या लिखा मैंने? 4 - 3 और 1 को लिखा ना 4 - 3।
ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे z+4 की वैल्यू पता थी। मैंने क्यों नहीं करा 5-4, वैल्यू उसकी नहीं पता। किसकी वैल्यू पता मुझे? z+4 की, तो लिखा 4 और चाहिए था 1 तो -3। मान यहाँ पूछता z+2 पूछता तो z+4 -2, मान 3 पूछता तो z+4 -1। समझे बात? अभी समझ गए ना? बहुत बढ़िया बात है। चलो ये सवाल देखो फिर से, सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मॉड z का स्क्वायर 2z कितना बेटा? cos अल्फा। अब ये z1 और ये कितना? z2, तो पुत्र कितना होगा? मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ, बताओ सेम प्रॉपर्टी फिर से कि मॉड z1 प्लस z2 कितना होता है? लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ, ये ध्यान रखना, z की पावर n का मॉड या z मॉड z की पावर n, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तो अब यहां देखूंगा मैं मॉड z का स्क्वायर प्लस बेटा ये 2 आ गया, अब मल्टीप्लाई में होता है मॉड z1 मॉड z2, ये लेस देन किसमें आता है? सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में। ठीक है, तो यहां कितना होगा? 2 मॉड z मॉड cos अल्फा। cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? 1। तो यहाँ 1 आ गया, तो मॉड z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्यों लिखी मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, ये टर्म किससे लेस देन होगी? यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? मॉड z का स्क्वायर 2 मॉड z cos अल्फा कितना है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं? लेस देन इक्वल टू। क्या लिख रहा हूं मैं? लेस देन इक्वल टू, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं। ठीक है, समझे बात को? तो फिर हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर 2z cos अल्फा का मॉड जो है वो लेस देन है। बेटा मॉड z की वैल्यू कितनी है? लेस देन है, ये भी क्या है? लेस देन। मतलब फिर से आप क्या पुट कर रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू। समझो ना, ये इससे लेस देन, ये इससे लेस देन, ये इससे लेस देन। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे है √2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू √2 - 1। अब बच्चे, अब मैं इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये इससे लेस देन है और ये इसके इक्वल, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा ना मैं। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ प्लस होता 1, तो 2 + 1 तो इक्वल टू 1 होता ना कि लेस देन इक्वल टू 1 होता। सॉरी 3 है ना? तो कितना हुआ? इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, फिर प्लस 2√2 - 2। भाई इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब z² 2z cos अल्फा का मॉड जो है बेटा वो क्या रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो बार बार एक ही प्रॉपर्टी को ही डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, और मैंने भी एक ही प्रॉपर्टी से 4-5 प्रॉपर्टी बनाई थी, कोई अलग नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं? आप देखिए यहां पे z1 z2 z3 तीन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो लाई करते हैं किस पे? इस पे।
तो इसका मतलब इन तीनों का मॉड कितना है 1। तो मॉड ऑफ Z1 भी कितना है 1, मॉड ऑफ Z2 भी कितना है 1, मॉड ऑफ Z3 भी कितना है 1। θ1 θ2 θ3 बी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। तो इसका मतलब Z1 इक्वल्स टू होता है, भाई बताओ पोलर फॉर्म क्या होती है, R cos θ1 cos आयटा sin θ1। तो क्या होगा बेटा cos θ1 आयोटा sin θ1। मॉड ऑफ Z1 कितना होगा 1 होगा, सब इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Z1 इज इक्वल्स टू cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। सिमिलरली Z2 कितना होगा बेटा cos θ2 आयोटा sin θ2। सिमिलरली Z3 कितना होगा बेटा cos θ3 आयोटा sin θ3। बिल्कुल आएगा, पर वो मॉड Z1 कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है ना। समझे बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमें क्या चाहिए θ1 माइनस θ2, क्या चाहिए θ1 माइनस θ2, ठीक है, ऊपर की ठीक है ना। अब क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है रिस्पेक्टिवली cos θ1। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, ऊपर है क्लास। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का क्यूब लगा दूंगा। भाई टर्म तीनों चाहिए मुझे, अब मैं क्यूब क्यों लगाऊंगा। क्या आपने फॉर्मूला सीखा है कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस पूरे क्वेश्चन में तो ऐसे ही करता रह गया मैं, है ना, a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो देखो क्या होगा बेटा a क्यूब, यही फॉर्मूला पता ना, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 2ab 2bc 2ca, पता है फॉर्मूला। अब मैं ऐसे था कि इसमें स्क्वायर में आपको याद होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, है ना। तो यहाँ पर आएगा नहीं स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर, सॉरी क्यूब को लगा दे मैंने, स्क्वायर आएगा। मॉड Z1 Z2 Z3 का स्क्वायर कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, है ना बेटा, क्यूब नहीं स्क्वायर, मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर, फिर 2 मॉड Z1 मॉड Z2, या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ। भैया तंगी कर दिया क्वेश्चन में तुम लोगों ने, ठीक है ना, ठीक है बेटा, पक्की बात है बेटा। वैल्यू क्या होगी इसकी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर इज 3, है ना। अब यहां देखना, ये टर्म समझ में आ जाए आपको। अगर मैं देखूं Z1 ये था, मैं अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करता तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाते, ऐड हो जाते। यही सीखा ना अपन ने, आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाते इनके, ऐड हो जाते। अब यहाँ पे Z2 नहीं है, Z का क्या है कॉन्जुगेट, क्या इसका कॉन्जुगेट, तो कितना हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो बताना अब समझ में आया कि नहीं आया। इसे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट क्या है, ये क्या है
रियल पार्ट क्या है ये, क्या कहा उसने, ट्वाइस ऑफ अब Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या था, θ2, तो आपने यहां पे क्या कर दिया, θ1 प्लस θ2 कर दिया। अब Z2 कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, माइनस θ2, क्या जाएगा θ1 माइनस θ2, और ये क्या है इसका रियल पार्ट, ये क्या है इसका रियल पार्ट, तो बस लिख दूं से ट्वाइस ऑफ कॉस θ1 माइनस θ2, फिर यहां पे ट्वाइस ऑफ कॉस θ2 माइनस θ3, यहां कितना ट्वाइस ऑफ कॉस θ3 माइनस, बस कुछ नहीं होता भैया, मल्टीप्लाई में आर्ग्यूमेंट्स क्या जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब आपने Z2 पे क्या मारा था, कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा बीच में माइनस, Z3 पे क्या है कॉन्जुगेट, तो बीच में क्या आ गया माइनस, इस पे क्या है कॉन्जुगेट, तो बीच में क्या आ गया माइनस। सिर्फ लिखेंगे कॉस वाली वैल्यू, क्योंकि साइन के साथ में क्या है आयोटा, वो कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, आपको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए आपको रियल पार्ट, ठीक है, ये कहानी आ गई। अच्छा, ये मॉड पे स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, क्या आएगी हमेशा, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है बेटा, समझ गया। तो अब क्या होगा, ये 3 यहां गया, 2 कॉमन लिया, तो कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस कॉस θ2 माइनस θ3 प्लस कॉस θ3 माइनस θ1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, -3, और ये 2 कहाँ पर आ गया, डिवाइड में, तो क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, ठीक है, नोट करें समझते हुए। तो अगर 2 हफ्ते भी हुए ना आपको, तो भी ये होना चाहिए था। अभी देखना कैसे, मुझसे क्या पूछा है, देखो यहाँ मुझे किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये बात तो सही है कि मुझे निकालना है Z कॉन्जुगेट W, तो मैं इस्तेमाल करूंगा पोलर फॉर्म का, किसका बेटा, पोलर फॉर्म का। अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बताओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात थी। थीटा क्या है, थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W। अच्छा, Z कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये कितना है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस क्या बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ W। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कितना आ गया, तो मुझे आर्ग्यूमेंट मिल चुका है। अब बस क्या चाहिए, इसका मॉड, तो मॉड Z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, अब Z का मॉड कह लो या Z कॉन्जुगेट का मॉड कह लो, बात तो क्या होती है, इक्वल होती है। तो कितना हो गया, मॉड Z मॉड W, ये कितना बन जाएगा, मॉड Z W, कितना था वो 1। अब सिंपल हो गया, इसकी वैल्यू मालूम है मुझे 1, कितना है, कॉस -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। कॉस π/2 कितना होता है, क्या होता है, 0। कॉस 90 कितना होता है भाई लोगों, 0। एक बात ध्यान रखना बेटा,
कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस, बस माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये कितना हो गया -1, तो 1 इंटू माइनस आयोटा कितना चला गया बेटा, है आसान था। कैसे लिख दिया, बहुत अच्छी बेटा। z अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉड कितना होता है, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, और इसका मॉड कितना होगा रूट में, तो दोनों का मॉड इक्वल तो होता है, सिखा चुका हूं आपको मैं कि कॉन्जुगेट का मॉड और z का मॉड आपस में क्या होते हैं हमेशा। और बताओ, तो एटलीस्ट स्टेप्स तो लिखते हैं, ठीक है बेटा, समझे। हाँ, ऊपर से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो देखिए अब एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डी मोवियस थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दूं आपको जो जो फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल में आएंगे इसके टॉपिक में वो लिख दूंगा मैं, तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, वो सिखाएंगे आपको। आपने अभी देखा कि अगर मैंने कहा कि यार z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो इसका जो मॉडुलस है वो r1 है और कितना है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, ये हो गया r2 कितना बेटा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा, क्या करा बेटा, मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया r1 और r2 हो गया। आपको मैंने क्या सिखाया, मल्टीप्लाई करने पे आर्ग्यूमेंट्स क्या जाते हैं, ठीक है बेटा, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो गए। अब सोच, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होते, क्या होते, सेम, मतलब कि z1 और z2 दोनों इक्वल है, तो आप इसे क्या बोलोगे, z का स्क्वायर बोलोगे, z का स्क्वायर बोलोगे। तो यहाँ हो गया r का स्क्वायर, ये होता है cos 2 थीटा और आयोटा साइन 2 थीटा। अगर मैं कहता 3 मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो आता थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो यहाँ पर आता 3 थीटा आ जाता है ना, 4 होते इंटू में, तो यहाँ पर आता 4 थीटा आता। तो इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z की पावर n कितना होता है, r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन, जो पावर में होता है ना बेटा, जो पावर में है वो किसमें आता है बेटा, मल्टीप्लाई में आता है। किसमें आता है भाई, 2 मल्टीप्लाई हुए तो आर्ग्यूमेंट ऐड, 3 मल्टीप्लाई हुए तो भी आर्ग्यूमेंट ऐड, ऐसी n मल्टीप्लाई हुए तो आर्ग्यूमेंट n बार क्या हो गया, ऐड हो गया, और क्या आ गया cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। समझे बेटा बात को, पक्का समझे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात। अब इनके क्वेश्चंस करते वक्त हम ध्यान रखेंगे, हमेशा हम जो ये डी मोवियस लगाते हैं उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, आगे इसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के काम में आते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले है बेटा, ठीक है ना, कुछ नहीं, ये जो एंगल ट्वाइस था यहाँ पे आके कितना हो गया, हाफ हो गया,
ये जो एंगल ट्वाइस था यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही साइन 2 थीटा कितना है बेटा, 2 साइन थीटा एंड कितना बेटा, कॉस थीटा। फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, ये आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सारे आ जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बात कह सकते हैं, आपको याद होगी बात कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कितना बेटा, साइन थीटा। ये सब बातें बताएं आपको। अब ये सारे फॉर्मूले हमारे पास इस टॉपिक में काम में आ सकते हैं, ठीक है। काम में क्यों आएंगे, देखो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे कि बड़ी बड़ी पावर्स हैं, इनको सॉल्व करना है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर कभी ना दिया हो तो उसे कन्वर्ट करो और जो पावर है वो आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई में ले आओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि 1 प्लस आयोटा की पावर 100 आपको सॉल्व करना है, ये आपको 100 सॉल्व करना है ना। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहेगा यार कि मैं इसको 100 बार सॉल्व करूं। मैं क्या काम करूंगा, मैं कहूँगा यार ठीक है यार, एक काम करता हूँ, ये जो है ना 1 प्लस आयोटा को लिखता हूँ पोलर फॉर्म में। किसमें बेटा, मैंने क्या सिखाया था आपको, x की वैल्यू कितनी होती है, r cos थीटा, y कितना होता है, r sin थीटा, यहाँ से कितना x है 1, कितना y है 1, तो tan थीटा कितना होगा बेटा, y बाय x, कितना होगा बेटा, y बाय x। तो आप जानते हैं y भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना हो गया 1 हो गया, थीटा कितना हो गया पाई बाय 4, कितना हो बेटा पाई बाय 4। सुनना अच्छे से, ठीक है, सुनना अच्छे से। अब इसका मॉड कितना आएगा, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो √2 आ गया, कितना आ गया। अब इसको लिख दो, √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर 100, ठीक है, पावर 100। अब क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 50 हो जाएगा, और कितना हुआ cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर कितना बेटा 100। अब जो ये पावर में है ये किस में आएगा आगे, मल्टीप्लाई में, किस में आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर 50 क्या बना, cos 100 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 100 पाई बाय 4। तो फिर हमको एंगल निकालना आता है, हम एंगल निकाल लेंगे। तो बस क्या हो गया, पोलर फॉर्म में मैं लगा दी डी मोवियस थ्योरम, और मैं बड़ी बड़ी पावर के लिए इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसका यूज़ है, किसका बेटा, डी मोवियस थ्योरम का। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। मैंने आपसे बात कही कि डी मोवियस थ्योरम आप तभी अप्लाई करते हैं, आप तभी करते हैं अप्लाई जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में हो। किसमें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे उस फॉर्म में है नहीं, पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कितना बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, एज अ टीचर हमारा काम ये नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन को 10 बार करवाएं, हमारा काम होता है हर टाइप का क्वेश्चन कराएं। तो जब क्लास में बैठे हो, आपसे क्वेश्चन एक आधा बन नहीं पा रहा या एक आधा ही बन पा रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। मैं तो यहाँ पे हर टाइप का पैटर्न कर रहा हूँ, आपका काम यह है कि आप बाद में उस पैटर्न को याद कर लें प्रैक्टिस करके, और जब पैटर्न आपको याद हो जाएगा फिर वैसा क्वेश्चन आएगा आप उस पर लगाएं। सोचें इस बात को, ऐसा नहीं है कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, आपसे हो पा रहा है, मैंने तो पहले किए भी हुए हैं। दूसरी बात ये भी तो है कि ये पैटर्न नया है आपके लिए, पैटर्न सीखोगे ना, और एकेडमिक में वो पैटर्न 1 या 2 होते हैं,
जेईई में वो पैटर्न 100 होते हैं, 80 होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है पैटर्न नया नया सीखने में। और एकेडमिक में वो पैटर्न तो कॉम्प्लेक्स नंबर एकेडमिक्स में तो ख़त्म है तुम्हारा 2 फॉर्मूले पे। यहाँ पे आपको 10 क्या 20 50 नए फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं, फिर आपको याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो आज मैंने आपके लिए मोस्टली सारे पैटर्न कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जेईई के PYQs लगाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ पैटर्न अब नया नहीं है, अब जो हम पढ़ रहे थे वही आएगा। सिर्फ मैंने अभी तक नहीं बताया वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री नहीं बताई, ठीक है ना। वो मैं कब बताऊंगा, पहले मैं 2 क्लास में कराऊंगा सारे PYQs, फिर किस पाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे, ठीक है बेटा, समझे। चलिए तो बेटा अब 1 + cos यहाँ पे π/8 है, इसका मतलब जहाँ पे क्या था 2 थीटा, वहाँ पे क्या आ गया π/8, तो इसका हाफ होगा ना, इसका क्या होगा हाफ होगा। तो क्या आएगा बताओ 2 cos स्क्वायर π/16। अबे π/8 का हाफ π/16, ठीक है बेटा। ये देखो आपने क्या फॉर्मूला सीखा था sin 2 थीटा का, क्या बेटा अभी क्या लिखा है मैंने 2 sin थीटा और कितना बेटा cos थीटा। तो यहाँ पे जहाँ पे थीटा 2 है कितना आएगा sin π/8, तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ 2 sin π/16 cos π/16। बेटा एंगल फिर से कितना हो गया हाफ। बताओगे समस्या, कोई परेशानी बेटा नहीं है। तो अब देखते हैं बच्चे 1 + cos π/8 2 cos स्क्वायर π/16, ये तो हुआ बेटा। इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया इसकी जगह पे, ठीक है। फिर कितना है आयोटा, कितना होगा बेटा बताओ 2 sin π/16 और कितना बेटा cos π/16, कितनी पावर है 8, डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर π/16 माइनस आयोटा 2 sin π/16 और कितना बेटा cos π/16। बेटा ऊपर से क्या कॉमन लिया 2 और क्या कॉमन लिया cos, अब कितना आएगा बताओ 2 cos π/16 प्लस आयोटा sin π/16 की पावर 8 डिवाइड बाय, यहाँ से भी कॉमन लिया तो 2 की पावर 8 cos π/16, यहाँ कितना बेटा 2 तो कॉमन आ गया था ना, क्या बचा cos π/16 माइनस आयोटा sin π/16। पावर कितनी बेटा यहाँ पर भी 8, क्या ये कैंसिल, क्या ये कैंसिल। अब जो एंगल में है, अब जो पावर में है सॉरी, वो कहाँ पर आ जाएगा एंगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ cos 8 × π/16 प्लस आयोटा sin 8 × π/16 डिवाइड बाय cos 8 × π/16 माइनस आयोटा sin 8 × कितना बेटा π/16। बेटा कितना आ गया ऊपर cos π/2 आयोटा sin π/2, फिर कितना बेटा उसके बाद cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2। बेटा cos π/2 कितना है 0, कितना है बेटा आयोटा, ये कितना होता 1, फिर ये 0 ये 1 माइनस आयोटा कितना आ गया बेटा माइनस। अभी आप लोग सिर्फ इतना करें, इसे नोट करें सब बच्चे।